वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने ख़त्म किया था अपना इंग्लिश में जो इंटरप्रिटेशन था लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो अभी मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ डिस्कस कर लिया जाए एनसीईआरटी के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जान लेना है और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो हियर वी स्टार्ट। With the help of your NCERT textbook, I have written the answers, so you can also add up according to your point of view and go through. I mean to say, listen to my words, and you can have a new idea regarding the answer. So here I start. पहला क्वेश्चन क्या था? Contrast the Chinese view of art with the European view of art विथ एग्जाम्पल्स, है ना, यही क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और यूरोपियन आर्ट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, एग्जाम्पल्स को समेत रख के आपको बताना है। तो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट इज़ रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्सेप्ट। चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट जो है वो पूरा अलग है यूरोपियन कॉन्सेप्ट से, मालूम है। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। क्लासिकल पुराना जो चाइनीज़ लैंडस्केप है वो कभी भी नहीं बतलाएगा एक्चुअल व्यू, कैसा हकीकत में जो है वो दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं बताएगा उस तरीके से, हकीकत, ओरिजिनलिटी, रियलिज्म। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज़, जबकि यूरोपियन बोलेगा कि यूरोपियन पेंटर कहेगा कि मैंने जिस तरीके से पेंटिंग किया है, आप मेरे दृष्टिकोण से इस पेंटिंग को देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये पेंटिंग किसके ऊपर आधारित है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। he wants to see a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। एक निर्दिष्ट, एक सर्टेन एंगल को मद्देनज़र रखते हुए एक यूरोपियन पेंटर जो है आपको बताएगा कि आप इस तरीके से इसको देखो तो आपको ये समझ में आएगा। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। मगर अगर आप चाइनीज़ पेंटर की बात करें तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इस तरीके से देखो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। वो फिर कैसा चाहता है? उसका कहना ये है कि उसका जो लैंडस्केप है वो कभी भी ओरिजिनल या रियल नहीं है। चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, स्पेशली फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो अगर आप चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, चाइनीज़ आर्ट को अगर आप देखोगे तो वो उसका कहना होता है, मतलब पेंटर का कहना होता है, चाइनीज़ पेंटर का, कि आपको एज ए व्यूअर पार्टिसिपेट तो करना ही है, ऑब्जर्वेशन करना ही है, ठीक है, मगर कैसे? उसका तरीका फिज़िकली वहाँ पे रहकर और मेंटली उसको मेंटली उसको सोचकर। मतलब एक थोड़ा अजीबोगरीब सा है ना, अजीबोगरीब सा है। और भी इसको डिफाइन करते हैं, आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है ऑथर। चाइनीज़ पेंटर्स डोंट वांट यू टू बोरो देयर आइज बट वांट यू टू एंटर देयर माइंड्स। मतलब जिस तरीके से चाइनीज़ पेंटर ने अपना चित्रकला किया है, लैंडस्केप बनाया है, तो उसके दिमाग में आप घुस जाओ। मतलब ऑब्जर्वर या जो भी देख रहा है, उस देखने वाले को कहता है कि आप सोचो उस तरीके से जिस तरीके से उस चाइनीज़ पेंटर ने उस पेंट को तैयार किया है, उस चित्रकला को बनाया है। उसके आँखों से नहीं, मगर उससे कॉन्सेप्शन से सोचो कि वो कहना क्या चाहता है, किस लिए इसने बनाया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मस्तिष्क में आप प्रवेश होके, जो ऑब्जर्वर है उसको प्रवेश होना है उसके मस्तिष्क को मद्देनज़र रखते हुए कि इसलिए बनाया क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ एन इनर वन। चाइनीज़ लैंडस्केप जो है वो अपने अंदर की बात को, अंदर की भावनाओं को वो बखान करता है, अंदर की बात को वो दिखाता है, जो कि काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल स्पेस है। काफ़ी हद तक वो क्या है, आध्यात्मिक है और कॉन्सेप्चुअल स्पेस है। तो ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चला जाता है। यूरोपियन आर्ट इज़ बेस्ड ऑन डेलिकेट रियलिज्म। मगर अगर आप यूरोपियन आर्ट की बात करें तो वो काफ़ी हद तक
रियलिस्टिक सा लगता है, मतलब जैसे 3D आप देखते हो, हम गेम खेलते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड जितना हम अच्छा लगाते हैं तो उतना सीनरी जो अच्छा बनता है ना, स्क्रीन अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे सामने वो हो रहा हो। तो उसी तरीके से जो है वो यूरोपियन पेंटर वालों का ऐसा कुछ मानना है पेंटिंग के प्रति, रियलिज्म होना चाहिए। मगर चाइनीज़ वालों का क्या है, उनका एक मेंटली फिजिकली आप वहाँ पे हो, आप देख रहे हो उस पेंटिंग को, वो तो बात एकदम सही है, मगर किस लिए बनाया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कोई कारण तो है कि कुछ मेरे साथ एक अच्छा चीज़ हुआ, या मेरे साथ कुछ अच्छा चीज़, अगर मैं इसको नेगेटिव वे में बताऊं कि मेरे साथ कोई ट्रेजिडी हुई थी पास्ट में, तो उसको मैंने अपने मेंटली एब्स्ट्रैक्ट एक लेवल से उसको ड्रॉ किया, तो आप उसको देखोगे मेरे मस्तिष्क के दृष्टिकोण से मैंने क्यों इसको प्रेजेंट किया, मेरे माइंड में उतर के आप देखोगे कि मेरे साथ कुछ हुआ था, उसके चलते मैंने इसको स्केच किया। मगर यही जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जब आप बात करते हो यूरोपियन पेंटिंग को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा लगता है कि एकदम हम वहाँ पे हाजिर हो गए, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई। बहुत ही आसान सा ही कॉन्सेप्ट है मगर इम्पॉर्टेंट भी है। शेंशुई का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो उसका, इससे क्या समझते हो? देखो, द कॉन्सेप्ट शेंशुई लैंडस्केप इज एन इनर एंड स्पिरिचुअल वन, ठीक है। शेंशुई का मतलब क्या था, शेंशुई एक लैंडस्केप है जो कि इनर और स्पिरिचुअल वन इसको कहा जा रहा है, मतलब अंतर, इंटरनल कोई चीज़ है, अंदर की कोई बात है, और काफ़ी हद तक ये आध्यात्मिक भी है। लिटरली इट मीन्स माउंटेन वाटर। इसका अगर आप वर्ड बाय वर्ड इसको देखोगे, इसका मतलब तो आपको मिलेगा माउंटेन वाटर। माउंटेन वाटर क्या है, ये तो आपका नेचुरल एलिमेंट्स है ना। माउंटेन मतलब पर्वत और वाटर मतलब पानी, और क्या इसके अतिरिक्त है क्या, कुछ बताओ भाई। तो माउंटेन एंड वाटर आर नॉट ऑपोजिट बट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। मगर अगर आप आप कहते हो कि माउंटेन और वाटर जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, परिपूर्ण करते हैं। दोनों के बिना दोनों अधूरे हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, बोलने के लिए माउथ है ना, और सुनने के लिए कान है। तो अगर मान के चलो कि हम ह्यूमन बींग्स के कान नहीं होते, या ह्यूमन बींग्स के पास माउथ नहीं होता, तो कैसा होता? तो दोनों ही हमें ज़रूरत है, दोनों के हर एक ऑर्गन का होना अति आवश्यक है, नहीं तो कोई भी किसी को छोड़ के वो परिपूर्ण नहीं होगा, वहाँ पे कुछ गैप रह जाएगा। तो यहाँ पे भी कहा गया है माउंटेन और वाटर दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। माउंटेन एंड वाटर आर नॉट ऑपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। समथिंग हैपेंड। ओके, उसके बाद क्या है, द माउंटेन इज यांग। माउंटेन को क्या कहा जा रहा है, माउंटेन को यांग कहा जा रहा है। इट इज़ वार्म एंड रीचेस वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। और ये माउंटेन को क्या कहा जा रहा है, यांग कहा जा रहा है। ये काफ़ी गर्म है और ये पहुंचता है एकदम सीधाई से, सीधी ओर से, ठीक है। वर्टिकली मतलब सीधाई, सीधी, टूवर्ड्स हेवन। हेवन कहाँ पे है, स्वर्ग कहाँ पे है, ऊपर। द वाटर इज़ येन। वाटर को क्या कहा जा रहा है, येन कहा जा रहा है। ये कैसा है, हॉरिजेंटल है, एकदम ऐसा, ठीक है। और ये है वर्टिकल, ठीक है, ऐसे। तो वाटर नीचे है, इट इज़ हॉरिजेंटल एंड रेस्ट ऑन दी अर्थ। और ये कहाँ रहता है, और ये कहाँ रहती है, सॉरी, वाटर ये अर्थ में रहती है। इसका नेचर कैसा है, तरल है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है, मॉइस्चर है, नमी है, और कूल है, मतलब ठंड है। कैसा होता है वाटर, आपने देखा होगा, पानी हम पीते हैं तो रिवर या लेक सेम ही तो है ना। मतलब एवरीथिंग इज इन वाटरी स्टेट, लिक्विड फॉर्म। यांग इज द मैस्कुलाइन येन, वाइल येन इज द फीमेल एस्पेक्ट। तो यांग जो है वो मैस्कुलिनिटी को शो करता है, और येन जो है वो फेमिनिटी को शो करता है, ठीक है। क्वालिटीज़ को बताती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ द एक्टिव यंग एंड द रिसेप्टिव यंग कंप्लीट्स द लैंडस्केप। तो मैस्कुलिनिटी और जो फेमिनिटी है, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का जो फीचर्स है, ये दोनों मिलके नेचर को परिपूर्ण बनाते हैं। इसका ये मतलब है शेंशुई का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
What do you understand by the terms outsider art and art brut और raw art? बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है, वैसे हमें जानना भी चाहिए इसका मतलब क्या होता है। देखो, द टर्म आउटसाइडर आर्ट इज़ द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स। आउटसाइडर आर्ट मतलब वो आर्ट है, आर्टिस्ट है, वो आर्ट है, ठीक है, आर्टिस्टों का, कि जिन्हें हम कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, जिन्हें हम कोई सर्टिफिकेट से नवाजते नहीं हैं, नहीं कहते कि आप पीएचडी हो किसमें, आप आर्ट में पीएचडी हो, ठीक है, या आप स्पेशलाइजेशन आपका किसमें है, आर्ट में है, ऐसा उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉ ब्रूट और रॉ आर्ट। रॉ आर्ट का मतलब आप समझते ही होंगे कि अगर आपको कुछ पसंद है ड्राइंग करना अपने घर पे, और उसको आपको करके खुशी मिलती है एज अ पास टाइम जॉब या एज अ पास टाइम एक्टिविटी, तो यू आर नॉट एन एक्नॉलेज्ड पेंटर बट यू आर अ गुड पेंटर, नो डाउट यू आर अ परफेक्ट पेंटर। यू कैन ऑल्सो सेंड इट ऑन email. I mean to say, if you send through email to any of the company where all these pictures are being published, okay, picture publishing agencies, if you send to them, then your picture can be published on any of the newspapers or somewhere like, so ये कहने का ये मतलब है, मगर इसका ये मतलब है कि आप में वो टैलेंट है, आपके पास वो स्किल है उसको हाईलाइट करने का, मगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो रॉ आर्ट है, ठीक है, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। फ्रेंच पेंटर जिन डबलॉफ ऑरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s। तो ये फ्रेंच पेंटर ने ये शुरुआत करी थी, मतलब उन्होंने ओरिजिनेट किया था। ये कब? फ्रेंच पेंटर का नाम क्या था? जिन डफेट। उन्होंने किया था आर्ट ब्रूट का ओरिजिनेट 1940s में। इट इज़ द आर्ट ऑफ दोज आर्टिस्ट्स हु रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट। तो ये उनके लिए था जिन्होंने कभी फॉर्मली कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करी आर्ट में, मगर उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट था, इतना ज़्यादा स्किल था, कर करके प्रैक्टिस इतनी खतरनाक, वो मतलब एक जगह पहुंच गए थे कि वो किसी को भी अपने आर्ट से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। एंड देयर वर्क्स प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू द मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट्स। और वो इतना अच्छे से उसको प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने आर्ट को इतने अच्छे से वो दिखा सकते हैं कि जो असली आर्टिस्ट्स हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं और जो भी इंस्टीट्यूशनाइज्ड पीपल हैं, उनको वो चैलेंज कर सकते हैं। रॉ आर्ट इज़ द आर्ट ऑफ अनट्यूटर्ड जीनियसेस लाइक नेकचांद। जैसे नेकचांद जी हमारे यहाँ पे थे, ठीक है, इंडिया के, जिन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने कभी प्राप्त नहीं करी थी अपने आर्ट के फील्ड में, मगर उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया था। ही क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। आपने सुना होगा कि रॉक गार्डन के बारे में चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था बिकॉज ऑफ मेकिंग रॉक गार्डन। ओके, तो दूसरा जो क्वेश्चन है, मैं ये एनसीईआरटी का बुक थोड़ा देख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो था, आंसर मैंने तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन था, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। तो यही है, द अनट्यूटर्ड जीनियस जो थे वो नन अदर देन नेकचांद जी थे, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे किया था। द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज इज़ नेकचांद ऑफ इंडिया। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। वही मैंने बताया अभी। ही एक्सेल्ड इन स्कल्प्टेड आर्ट। तो उन्होंने कैसे प्रकार के आर्ट को जनरेट किया था या बनाया था? उन्होंने स्कल्प्टेड आर्ट, मतलब मूर्तिकार, आपने कभी देखा होगा तो वो मूर्ति कैसे बनाते हैं, ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है। मूर्तिकार वो कैसे बनाते हैं, वो मतलब मिट्टी से काफ़ी मिट्टी को मिला के, पेंटिंग को मिला के, और बाकी जो भी रॉ मटेरियल्स है उसके बदौलत से मूर्ति बनाते हैं। आप देख सकते हो
दुर्गा पूजा के समय में, लक्ष्मी पूजा के समय में मूर्ति पूजन होती है ना, तो वैसा ही। तो उन्होंने भी स्कल्प्टेड आर्ट, उससे कहते हैं स्कल्प्टेड आर्ट, तो उन्होंने भी स्कल्प्टेड आर्ट में एकदम मतलब परफेक्ट थे, एक्सपर्टीज थे, प्रोफिशिएंसी उसमें थी। ही यूज्ड रिसाइकल्ड मटेरियल टू क्रिएट अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी मटेरियल्स जो कि यूज़ करने लायक नहीं होते थे, करके ख़त्म हो जाना था उसका यूटिलाइजेशन कोई भी मटेरियल का, तो उसको वो लेके क्या करते थे, गार्डन उन्होंने बना दिया स्टोन के साथ। स्टोन को अच्छे से डेकोरेट करके और जो भी बाकी मटेरियल्स थे उनको डेकोरेट करके उन्होंने बना दिया। यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक ऑफ दिस इफ़ यू ब्राउज थ्रू गूगल, यू विल गेट द पिक्चर्स ऑफ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। The this very conception will be much more made clear to you. Okay, he used anything and everything from tin to sink and from cups to bangles as the material for his raw art. और उन्होंने कुछ भी यूज़ करके, चाहे वो कह लो टिन आपको पता होगा, पड़ा होता है, कोका कोला भी पीते हैं, वो 15 या 20 रुपए का शायद से वो आता है इतना बड़ा, वो भी टिन का होता है, तो उसको भी उन्होंने यूज़ किया, उसको टिन टू सिंक एंड फ्रॉम कप्स टू बैंगल्स। और कप्स आपको मालूम है चाय कॉफ़ी पीते हैं, बैंगल्स मतलब चूड़ा कंगन, ये सारे बैंगल के प्रजाति में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को मतलब यूज्ड जो पहले से थे उनको फेंक दिया गया, उनको वो उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बदौलत से उसको जमा करके इतने अच्छे से डेकोरेट किया और उन्होंने स्कल्प्टेड आर्ट को प्रदर्शित किया एज द मटेरियल फॉर रॉ आर्ट, और इसको कहते हैं रॉ आर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स थे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने डिस्कस करी। फिर भी कोई डाउट होता है या कुछ भी इसके प्रति, इस चैप्टर के प्रति, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।